Good morning, all of you, my dear students and friends. Welcome to your online platform, Angel English Classes. हमारा कल का लास्ट टॉपिक था टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में आप लोगों ने पढ़ा था कल मेन वर्ब, और इसमें आपको बताया गया था वर्ब। सबसे पहले हम लोगों ने टाइम एंड टेंस में हेडिंग बनाया था वर्ब, और वर्ब आपको बताया गया था कि वर्ब दो प्रकार की होती हैं। एक बताया गया था जो मेन वर्ब, जिसे आप मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। एक बताया गया था ऑक्सिलरी, इसी को आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पहला हेडिंग बनाया था मेन वर्ब, और मेन वर्ब में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ा था। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े थे कल वर्ब में, और हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि मेन वर्ब के हिंदी के अंत में हमेशा ना शब्द आता है। उसी के आगे केवल हम मेन वर्ब को एक्सप्लेन किए थे, इसके आगे हमें लिखना है। अब देखिए हमें उसके आगे क्या पढ़ना है। जैसे हमने कल लास्ट में बताया था ना कि मेन वर्ब, जैसे मान लीजिए गो मीन्स जाना, कम का मतलब आना। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि हिंदी के अंत में हमेशा ना शब्द आता है। चलिए इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो देखिए अगला टॉपिक क्या है ये देखते हैं। अगला टॉपिक है कि मेन वर्ब को अब हम कितने भागों में बांटा जाएगा, कैसे कैसे पढ़ेंगे इस मेन वर्ब को, ये देखते हैं। चलिए आगे लिखिए इसमें मेन वर्ब को फंक्शन यानी कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। मेन वर्ब को उसके फंक्शन यानी कार्य के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। देखिए वो दो भाग कौन कौन से हैं। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, इनट्रांजिटिव वर्ब को हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। ये कार्य के आधार पर वर्ब को दो भागों में विभाजित किया गया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। हम पहला हेडिंग बनाते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया पढ़ते हैं क्या होती है। सकर्मक क्रिया का मतलब है ऐसी क्रिया जिसके बाद
ऑब्जेक्ट आता है, यानी ऐसी क्रियाएं जिनके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट आता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। लिख दीजिए इसको, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म यानी ऑब्जेक्ट आता है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म आता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बनाइए, इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल अभी इसके दोनों के एक साथ में करवा देते हैं, एग्जाम्पल पे हैरान ना होइएगा, एग्जाम्पल नहीं हुए, एग्जाम्पल अभी इसके साथ करवाएंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है? कुछ नहीं, इसमें सिंपल सा लिख दीजिए, इनट्रांजिटिव वर्ब में आकर्मक क्रिया में ऐसी क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कर्म नहीं आता है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म नहीं आता है, इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं, आकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। और जैसे एग्जाम्पल देख लेते, बाद में नोट का पॉइंट लिखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, ये सकर्मक क्रिया। कैसी क्रियाएं हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत आएगी। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि ये कर्म के साथ आई है। ये जो क्रिया है ना, इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट आया है, यानी ये अपने ऑब्जेक्ट कर्म के साथ आई, इसलिए इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब का एक एग्जांपल देखिए क्या होता है। जैसे कह दिया जाए ही गोज, वह जाता है। अब इसके बाद यहीं पर हम वाक्य को रोक देते हैं। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसे अब हम कैसी क्रिया कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब। ये कैसी क्रियाएं कहलाएंगी? इन ट्रांजिटिव वर्ब। ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया मतलब इसके बाद कर्म नहीं आया है, इसके बाद कर्म नहीं आया, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, ये आकर्मक क्रिया कहलाएगी। इनट्रांजिटिव वर्ब है ये, आकर्मक क्रिया। देखिए होता क्या है, इसी में लिख गया ना। अब आप एक नोट का पॉइंट लिखिए यहीं नीचे, यहीं पर आप एक नोट का पॉइंट लिखिए और इसमें लिखना है कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में ट्रांजिटिव एवं इनट्रांजिटिव नहीं होती है। कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में ट्रांजिटिव अथवा इनट्रांजिटिव नहीं होती है, बल्कि प्रयोग के आधार पर
दोनों हो सकती है, बल्कि प्रयोग के आधार पर दोनों हो सकती है। मतलब ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अपने मूल रूप में नहीं होती है, प्रयोग के आधार पर कुछ भी हो सकती है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये क्रिया ट्रांजिटिव है, ये क्रिया इंट्रांजिटिव नहीं। देखिए यहाँ पर यही गोज ट्रांजिटिव था, यहाँ पर यही गोज इंट्रांजिटिव है। आप कभी किसी क्रिया को ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है, ये प्रयोग के आधार पर कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ट्रांजिटिव भी इंट्रांजिटिव भी। यदि ऑब्जेक्ट आया तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इंट्रांजिटिव। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बताइएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे मैं कह दूं देखिएगा एग्जाम्पल क्या है, उसको आप बताइएगा बढ़िया से सोच करके ये क्या है, ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, सकर्मक है कि ये आकर्मक है। जैसे मैं कह दूं सी ड्राइव्स वेरी केयरफुली। हमने कह दिया सी ड्राइव्स वेरी केयरफुली, वह चलाती है बहुत सावधानी पूर्वक। क्या चलाती है? ऑब्जेक्ट है क्या? कर्म है क्या? कर्म नहीं है ना। वह चलाती है बहुत सावधानी पूर्वक, क्या चलाती है? ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये वर्ब देखने में तो लगती है कि इसमें ऑब्जेक्ट आया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की जगह पर है, रियल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, ये आकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव है। ये सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक है। हमें इसे क्या कहना चाहिए? हम कह देते जैसे सी ड्राइव्स कार वेरी केयरफुली। अब इसका अर्थ निकल रहा है, सी ड्राइव्स कार वेरी केयरफुली। अब इसका अर्थ निकल रहा, अब हो गया कि वह चलाती है, क्या चलाती है? कार। ये ऑब्जेक्ट आ गया, अब बहुत सावधानी पूर्वक। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये सकर्मक क्रिया है, अब ये सकर्मक क्रिया हो गई। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि क्रिया ये कुछ नहीं है, ये आपसे कहीं पूछा नहीं जाता है। किस एग्जाम में आप बैठे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एग्जाम देने के लिए, अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि सकर्मक क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया नहीं। ये तो हमारा बेसिक नॉलेज है, इस नॉलेज को हमें अपने पास रखना चाहिए, जिससे इसी के सहारे से हम आगे बढ़ेंगे। कहा जाता है ना वैसे कि नॉलेज इज ऑलवेज अनकंप्लीट बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, जो ज्ञान है ना वो हमेशा अधूरा रहता, अनकंप्लीट रहता है, लेकिन अभ्यास से व्यक्ति पूर्ण बनता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमारे पास ज्ञान का भी होना तो जरूरी है। जब नॉलेज नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो पहले हमारा खूब अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, हमें खूब अच्छे से नॉलेज अपने अंदर रखना चाहिए, तभी हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। चलिए, ये बात हुई। अब इसके बाद अगला हेडिंग बनाइए आप लोग। इसके बाद हमारा अगला मेन वर्ब में ही लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है मेन वर्ब को फॉर्म
यानी रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। मेन वर्ब को उसके फॉर्म यानी रूप के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? जैसे एक है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इररेगुलर वर्ब्स। एक है नियमित क्रियाएं, रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं, और एक है इररेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं। एक है रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं और एक है इररेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं। एक है रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं और एक है इररेगुलर वर्ब्स अनियमित क्रियाएं। पहला हेडिंग बना दीजिए रेगुलर वर्ब्स। पहला हेडिंग बना दीजिए रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं। नियमित क्रियाएं। अब हम ये जान लें कि नियमित क्रियाएं क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स नियमित क्रियाएं। तो नियमित क्रियाएं जो होती हैं इनका मतलब यह है, देखिए क्या है नियमित क्रियाओं का मतलब। नियमित क्रियाओं में लिखिएगा ऐसी क्रियाएं जिनका पास्ट फॉर्म यानी V2। ऐसी क्रियाएं जिनका पास्ट फॉर्म यानी V2 यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका पास्ट फॉर्म यानी V2 एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 बनाने के लिए उनके प्रेजेंट फॉर्म यानी V1 में उनके प्रेजेंट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सफिक्स का मतलब होता है अंत में, सफिक्स जोड़कर बनाया जाता है रेगुलर वर्ब्स कहलाती हैं। जिनका ऐसी क्रियाएं जिनका पास्ट फॉर्म यानी V2 एवं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 बनाने के लिए उनके प्रेजेंट फॉर्म यानी V1 में यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी जोड़ दिया जाता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम ईडी जोड़ देते हैं तो उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। ऐसी क्रियाओं को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम नियमित क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचा है, इसके एग्जाम्पल रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब बता दें। इसके बाद टेंस के आधार पर मेन वर्ब को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसको पढ़ाने के बाद फिर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब पढ़ने के बाद हमारा टेंस शुरू हो गया। अब तो टेंस को हम बहुत ही बढ़िया से पढ़ेंगे और एक चीज़ ध्यान देंगे, हम एकदम आपको जीरो लेवल से लेकर आपके हायर लेवल तक ले चलेंगे। इसी प्रकार से
हमारी अगली क्लास कल इसी के आगे होगी। थैंक यू।